हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं सेंटर फोर्स का पार्ट 2। सेंटर फोर्स आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। सिंस वी नो दैट द ग्रेविटेशनल एंड कूलॉम फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेंटर फोर्स। सेंटर फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम फोर्स। The force F as usual is expressed as in Newton's law of gravitation में क्या होता है F r इक्वल टू माइनस जी m1 m2/r²। ये F जो है r का फंक्शन है। m1 m2 ये भी क्या है, कांस्टेंट होगा, जो उसका वैल्यू होगा, और g भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एफ आर जो है वो r का फंक्शन है। और सिंस कुलाम लॉ में क्या होता है एफ आर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जो इसमें भी जो एफ आर है वो आर का फंक्शन है। तो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं जेंडर फोर्स लॉ गवर्निंग इक्वेशन 1 एंड 2 इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स देयरफॉर हम लोग एफ आर लिख सकते हैं -k/r²। ऑलराइट, जहाँ पे ये जो g m1 m2 और ये 1/4πε0 Q1 Q2 ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम एफ आर को लिख सकते हैं -k/r²। इक्वेशन 3, अगर भी पोटेंशियल हो तो एफ आर क्या क्या हो जाएगा, dv/dr -k/r²। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे हम लोग, तो भी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया -k/r + c। यहाँ पर जो कांस्टेंट है आपका ये जीरो हो जाएगा एज्यूमिंग वी आर इक्वल टू जीरो एट इन्फिनिट सेपरेशन आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k/r। ऑलराइट, ये था आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। तो एफ आर इक्वल टू क्या होता है -k/r², और भी इक्वल टू क्या होता है -k/r। अब हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड देयर डिडक्शन। तो केपलर्स लॉ कितना होता है, केपलर्स लॉ 3 होता है, ये आप लोग जानते हैं। द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सेकेंड है द लॉ ऑफ एरियाज, थर्ड है द हार्मोनिक लॉ। द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन बीइंग एट वन ऑफ इट्स फोकी। दो प्लेनेट होता है वो सन का चारों ओर जो परिक्रमा करता है वो किस ऑर्बिट में करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। और सन जो होता है, जो और इलिप्स का दो गो फोकस होता है, उनमें से एक फोकी पर सन रहता है, और जो प्लेनेट होता है और उसका क्या करता है, मूव्स अराउंड इट। सेकेंड है द लॉ ऑफ एरियाज। इसमें क्या होता है, एरियल वेलोसिटी ऑफ रेडियस वेक्टर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो द रेडियस वेक्टर ड्राउन फ्रॉम द सन टू ए प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, that is the aerial velocity of radius vector is constant. Third है the harmonic law. Harmonic law में the square of the period of revolution of the planet around the sun is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse. ellipse में जो semi major axis होता है और semi minor axis होता है, ये आपका सेमी मेजर एक्सिस हो गया, ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया। तो कोई भी अगर सन इसके एक फोकी पे रहे और प्लेनेट मान ले यहाँ पर है, तो इसका जो पीरियड होगा ऑफ रिवॉल्यूशन मान लेते हैं टी है, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रकार से हम इस पर लिख सकते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁵ ऑल राइट। Kepler's laws have been enunciated purely on the basis of observations taken for the motion of the planets. These laws gives us a simple and accurate description of their motions but do not offer any explanation. Alright, फर्स्ट लॉ हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट का है। सेकेंड लॉ क्या है, रेडियस एरिया वेलोसिटी क्या होता है, रेडियस वेक्टर का कांस्टेंट होता है। थर्ड क्या होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस पे पावर 3/2। अब हम लोग द प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वी नो विच इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब डिडक्शन ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ करते हैं हम लोग जानते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स से एफ आर बराबर क्या होता है -k/r²।
लेट हम लोग पहले भी माने थे सेंटर फोर्स में r इक्वल टू 1/u, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r। तो एफ आर का फंक्शन था -k/r², और F1/u का फंक्शन में क्या हो जाएगा -ku²। सिंस वी नो डेट द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय, हम लोग सेंटर फोर्स में निकाले थे क्या कि L²/u² बाय म्यू इंटू d2u/d2 प्लस u इक्वल टू f इंटू 1/u, और यहाँ पर हो जाएगा L² म्यू u² को इस तरफ लेके आ गए और म्यू को, तो d2u/d2 प्लस u इक्वल टू माइनस म्यू बट्टे L²u² f1/u। तो ये u² का फंक्शन है f1/u, इसका यहाँ रखे तो u² क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या d2u/d2 प्लस u इक्वल टू म्यू k/L²। d2u/d2 प्लस u माइनस म्यू k/L² इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान ली। अब अगर हम इसको लेट x इक्वल टू u माइनस म्यू k/L² मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा d2u/d2 प्लस x इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच हैज द सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू b cos थीटा माइनस थीटा दिस। यहाँ एक मिनट ध्यान सोचने की बात है, x इक्वल टू मान ली है इतना, अगर यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में u x का करेंगे तब फिर भी यहाँ पर तो सिर्फ u ही बचेगा मेरे पास, क्योंकि इसका जो करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा मेरा d2x/d2 प्लस x इक्वल टू 0, और यहाँ पर x का सोल्यूशन क्या हो जाएगा b cos थीटा माइनस थीटा डैश। यहाँ पर b और थीटा डैश जो है वो मेरा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग मान लेते हैं थीटा डैश है 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया b cos थीटा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या था u माइनस म्यू k/L², ये क्या हो गया b cos थीटा। तो u बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू k/L² प्लस b cos थीटा। u क्या था 1/r इक्वल टू म्यू k/L² प्लस b cos थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ऑलराइट, हम लोग अब L² बाय म्यू के से दोनों ओर भाग देते हैं, दोनों डिवीजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये L² बाय म्यू k/r प्लस 1 प्लस L² b बाय म्यू k इंटू cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि j बराबर क्या होता है L² बाय म्यू के, तो ये हो जाएगा j/r प्लस 1 प्लस L² b बाय म्यू के cos थीटा। j/r इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा, जहाँ पर e जो है मेरा क्या है jb है, L² b बाय म्यू के, L² बाय म्यू के क्या माने हम लोग j माने थे, और ये b, तो e इक्वल टू क्या हो गया jb L² b बाय म्यू के, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव 1/r इक्वल टू म्यू k/L² प्लस b cos थीटा। ऑलराइट, अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और हमको निकालना है यहाँ पर r डबल डॉट का वैल्यू, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है r डॉट निकालना होगा। 1/r² इंटू r डॉट इक्वल टू माइनस b साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा r डॉट बाय r² इक्वल टू b साइन थीटा, और थीटा डेट का वैल्यू क्या था L बाय म्यू r² कैंसिल हो गया, तो r डॉट बराबर क्या निकला मेरे पास LB बटे म्यू साइन थीटा, इसको इक्वेशन 3। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा E इक्वल टू टी प्लस बी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। देख, तो E बराबर क्या हो गया हाफ म्यू r डॉट का स्क्वायर प्लस r² थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस k/r, तो VR बराबर क्या है यहाँ पर -k/r होगा, हम लोग अभी लास्ट पेज में निकाले। तो E बराबर क्या हो गया हाफ म्यू r डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू r² थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस k/r, इसको इक्वेशन 4 माने। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r डॉट फ्रॉम इक्वेशन 3, जो भी हम निकाले r डॉट उसको हम इक्वेशन 4 में रखते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा हाफ म्यू L² b² बाय म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ म्यू r² L बाय म्यू r² का स्क्वायर माइनस k/r। यहाँ पर थीटा डॉट का वैल्यू निकाले, थीटा डॉट के बराबर क्या था L² बाय L बाय म्यू r² था। अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा हाफ
एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय म्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ म्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर आर टू द पावर 4। यहाँ जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल किए हम लोग माइनस के बाद इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय म्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एल स्क्वायर बाय म्यू आर स्क्वायर माइनस के बाय आर। इसको इक्वेशन 5 मान लें। जो 1/r का वैल्यू था इक्वेशन 2 में, अब हम इसको इक्वेशन 5 में पुट करते हैं जो 1/r है। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय म्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एल स्क्वायर बाय म्यू 1/r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, उस पर स्क्वायर हो जाएगा, जो वैल्यू था 1/r का उस पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, फिर 1/r का वैल्यू रखें। अब इसका फिर होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए, जो कैंसिल होता था उसको कैंसिल किए, प्लस माइनस किए, क्या निकला मेरे पास इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय म्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको एक साथ कर दिए कॉमन लेके, प्लस हाफ म्यू के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस म्यू के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ प्लस हाफ है, यहाँ -1 है, तो क्या निकल जाएगा -हाफ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वी नो इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू क्या हो जाएगा ई, और माइनस वाला इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया 2 म्यू बाय एल स्क्वायर ई इंटू म्यू के स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर। तो बी इक्वल टू निकल गया 2 म्यू ई बाय एल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर के स्क्वायर बाय एल टू पावर 4 अंडर रूट। बी इक्वल टू ये साथ म्यू स्क्वायर के स्क्वायर बाय एल टू द पावर 4 ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा इधर 1 प्लस 2 एल स्क्वायर ई बाय म्यू के स्क्वायर, और ये रूट के बाहर निकाल लेते हैं म्यू के बाय एल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2 एल स्क्वायर ई बाय म्यू के स्क्वायर। इस तरफ वाले को इस और लेके आते हैं तो बी एल स्क्वायर बाय म्यू के इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 2 एल स्क्वायर ई बाय म्यू के स्क्वायर। और हम लोगों ने इक्वेशन ए में क्या निकाला था ई का वैल्यू एल स्क्वायर बी बाय म्यू के, तो ये बराबर क्या हो जाएगा ई के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस 2 एल स्क्वायर ई बाय म्यू के स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन विथ वन फोकस एट द ओरिजिन एंड इसेंट्रिसिटी ई। ई क्या है मेरा इसेंट्रिसिटी, गिवन बाय क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 एल स्क्वायर ई बाय म्यू के स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिसाइड्स द नेचर ऑफ द ऑर्बिट। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई होगा ये डिसाइड करेगा ऑर्बिट क्या होगा, और ये इसेंट्रिसिटी जो है ये डिपेंड करेगा टोटल एनर्जी पे। अगर टोटल एनर्जी मेरा ग्रेटर देन 0 है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये कॉनिक सेक्शन होगा हाइपरबोला। अगर टोटल एनर्जी 0 होगा तो आपका ई जो होगा 1 के इक्वल होगा, और ये आपका होगा पाराबोला। जब ई इक्वल टू 1 होगा तो पाराबोला, और ई जो होगा टोटल एनर्जी लेस देन 0 होगा तो ई जो होगा लेस देन 1 होगा, तब ये होगा आपका इलिप्स। अगर ई इक्वल टू माइनस म्यू के स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर हो जाए, ई इक्वल टू माइनस म्यू के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ई का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0। तब जब ई का वैल्यू इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 होगा तो आपका कॉनिक सेक्शन सर्कल होगा। Thus the sign of total energy E tells us about the nature of orbit. If the total energy E less than 0 or negative, then the orbit is an ellipse. This is actually the case of planetary motion. When a planet is moving around the sun under gravitational force, this is known as Kepler's first law, according to which every planet moves in an elliptical orbit around the sun being at one of its foci. However, the result does not consider the effect of the presence of other planets. ये आपका क्या होगा केपलर्स लॉ के फर्स्ट लॉ का डिडक्शन, और ये जान गए मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिसाइड करेगा क्या होगा। अगर जब ई इक्वल टू क्या होगा लेस देन 1 तब क्या होगा इलिप्स होगा। तो इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका केपलर्स का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ भी आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा सी यू, साइनिंग आउट।